चैप्टर्स 2245, 2246, 2247, 2248 चैप्टर स्टार्ट। तो कैसा है? 12th हेयर ने मुस्कुराते हुए पूछा। बादलों के बीच वो मर्मेड इमॉर्टल लियन के शिन से चुपके से मिला। लियन के शिन ने जवाब दिया, वो सच में एक गू इमॉर्टल सीड है, उसके इमॉर्टल बनने के चांसेस काफी हाई हैं। 12th हेयर ने अपना सर हिलाया। उससे एक इमॉर्टल कल्टिवेशन मेथड और जबरदस्त मोटिवेशन तो मिल गया है, लेकिन इतना काफी नहीं है। हमें उसकी फाउंडेशन को और स्ट्रांग करना होगा। आखिरकार 3 की का बैलेंस तो उसी खुद ही करना पड़ेगा। जहां तक दूसरी मुसीबतों और ट्रिब्यूलेशंस की बात थी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इमॉर्टल साइड से उसकी चुपके से मदद कर सकते थे। तो तुम्हारा क्या इरादा है? लियन के शिन ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। 12th हेयर ने समझाया, मैं उसी करीब 8 दिन दूंगा ताकि वो अनमॉर्टल गू से आमने सामने हो सके। उसके बाद मैं अनपीछा करने वालों का इंतजाम करूंगा कि वो उसी ढूंढ लें और उसके लिए स्पारिंग टारगेट्स का काम करें। उसकी मां, स्टील थ्रेड सिटी लॉर्ड, मारी नहीं है, वो बस बेहोशी की हालत में मौत के करीब है। उसी सिर्फ एक गू इमॉर्टल का तरीका हाई बचा सकता है। मैं उसी ये बात समझाऊंगा और ट्रिब्यूलेशन से गुजर कर पास होने का उसका इरादा और भी पक्का कर दूंगा। ये सुनकर लियन के शिन कुछ देर के लिए गंभीर हो गई, फिर उसने जल्दी तारीफ की। दोस्त, तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। जब ये मिशन पूरा हो जाएगा, मैं उम्मीद करती हूं कि कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का बंटवारा तुम ही डिसाइड करोगे। फेरी, आप ज्यादा ही विनम्र हो रही हैं। 12th हेयर ने अपनी उंगली छोटी की ओर हाथ हिलाया। मैं आपके एफर्ट की भी रिपोर्ट करूंगा। वैसे भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का फैसला स्टार कलेक्शन सिटी करती है, मैं उसमें कैसे दखल दे सकता हूं? लियन के शिन ने यह मिशन असल में 12th हेयर के करीब आने के लिए लिया था, लेकिन जैसे हाई यूएसईवाई गू यूफैंग शियांग की खास आइडेंटिटी के बारे में पता चला, वो तुरंत समझ गए कि गू यूफैंग शियांग फ्यूचर में बहुत काम आएगा। वो फैंग युआन के लिए एक इंपॉर्टेंट मोहरा था। इसलिए इस मर्मेड इमॉर्टल ने एक प्लान बनाया। वो खुद आगे आए और गू यूफैंग शियांग से इंटरैक्ट करने के लिए खुद को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया। अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए ये मर्मेड इमॉर्टल अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। 12th हेयर को डर था कि उसकी परफॉर्मेंस से उसके अपने फायदे पर असर पड़ेगा, इसलिए उसने लियन के शिन को एक और प्लान समझाया। लियन के शिन बहुत तेज थी, उसने जल्दी से साफ कर दिया कि वो उसके साथ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के लिए झगड़ा नहीं करेगी। इससे 12th हेयर को उनके इस कोऑपरेशन से काफी तसल्ली हुई। दोनों के बीच का माहौल फिर से आरामदायक हो गया। थोड़ी देर की बातचीत के बाद अचानक दूर दक्षिण में रोशनी का एक विशाल स्तंभ आसमान में उठा और एक अजीब सी गू रिफाइनमेंट की ओर आसपास के इलाके में फैल गई। लियन के शिन ने यह महसूस किया और उसका चेहरा बदल गया। क्या किसी ने अभी अभी रैंक 7 इमॉर्टल गू को रिफाइन करने में सफलता पाई है? फिर वो 12th हेयर की तरफ मुड़ी और तारीफ करते हुए बोली, तुम्हारी कौम सच में बहुत टैलेंटेड है। सिर्फ इस ऑरा से ही मुझे रिस्पेक्ट और आशा महसूस हो रही है। क्या हमारे लिए एक मीटिंग अरेंज हो सकती है? 12th हेयर ने एक मुश्किल सा एक्सप्रेशन दिया। उसने अनजाने में ही अपनी आवाज धीमी कर ली और सर हिलाते हुए कहा, मैं आपको किसी भी दूसरे हेरी मैन गू इमॉर्टल से मिलवा सकता हूं, लेकिन ये इंसान बहुत खास है। वो असल में स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल का क्लोन है। अस पर मास्टर के मेथड का असर हुआ है। वो जिंदगी भर के लिए कैद है और गू रिफाइन करना बैन नहीं कर सकता। ये सुनकर लियन के शिन बहुत चौंक गई। उसके दिमाग में एक आइडिया चमका। उसने बिना सोचे पूछ लिया, कहीं यह किड गू इमॉर्टल 6th हेयर तो नहीं है? 12th हेयर ने सर हिलाया। बहुत होशियार हैं आप, फेरी, आपने पहली ही कोशिश में सही अंदाजा लगा लिया। जिस घाटी में 6th हेयर रहता है, वो भी मास्टर ने खास तौर पर अरेंज की है। यह सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में एक फॉरबिडन एरिया है। हम यूएसईवाई स्पेक्ट्रल वैली फॉरबिडन ग्राउंड कहते हैं। इस वक्त स्पेक्ट्रल वैली फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर 6th हेयर एक लकड़ी की तरह पतला था। उसके गाल अंदर धंस गए थे और उसकी रीढ़ के नीचे गहरे काले जीहिया थे। एक रैंक 7 इमॉर्टल गू अभी अभी रिफाइन हुआ था। ये गू कीड़ा एक चींटी जैसा दिखता था। उसका अगला हिस्सा चमकदार था जबकि पिछला हिस्सा फीका था। उसके आगे के पैर छोटे और कमजोर थे जबकि पिछले पैर लंबे और ताकतवर थे। ये था एंस्लेवमेंट पाथ का इमॉर्टल गू, मास्टर सर्वेंट गू। आखिरकार मैंने इससे रिफाइन कर ही लिया। मैं 33 बार फेल हुआ, 27 बार बुरी तरह जख्मी हुआ और 19 बार मरते मरते बचा, लेकिन आखिर में मैंने इससे रिफाइन कर ही लिया। इस इमॉर्टल गू के साथ मैं यकीनन सेक्ट लीडर फैंग युआन की मदद कर सकता हूं। मुझे मैं बॉडी को बचाने के लिए सेक्ट लीडर पर ही निर्भर रहना होगा। रुको, क्या मैं कुछ भूल रहा हूं? छोड़ो, मुझे गू रिफाइन करना जारी रखना है।
जितने ज्यादा इमॉर्टल गू मेन रिफाइन करूंगा, शैडो सेक्ट यूटीएनआई हाई स्ट्रांग होगी और मैं बॉडी को बचाने की उम्मीद उतनी ही बढ़ जाएगी। सिक्स्थ हेयर की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। कुछ देर बड़बड़ाने के बाद उसने दूसरे इमॉर्टल गू को रिफाइन करने की तैयारी शुरू कर दी। एक पाल बाद ट्रेजर येलो हेवन के अंदर फैंग युआन की विल और हे फंग यांग की विल ने सबकी निगाहों के सामने एक सौदा पूरा किया। फैंग युआन को सेंट्रल कॉन्टिनेंट का एक अर्थ पाथ रिसोर्स पॉइंट मिला जिसका नाम 9 सेंट्रल स्टोन फॉरेस्ट था, जबकि हे फंग यांग को मास्टर सर्वेंट गू मिला। उन्होंने सच में सौदा कर लिया। यह तो अनबिलीवेबल है। हे फंग यांग इतना हिम्मत वाला कैसे हो गया? वो ये मजबूरी में नहीं कर रहा, ये साफ है कि इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने यूएससीवाई ऐसा करने का हुक्म दिया है। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट? नहीं, अगर वो खुलेआम हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल के साथ सौदा करते तो इमॉर्टल क्रेन सेक्ट भी सबका प्रेशर नहीं झेल पाती। ये सौदा जरूर हेवनली कोर्ट ने अप्रूव किया है, वरना दास महान पुरानी सेक्ट्स ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकती हैं? क्या हेवनली कोर्ट ने फैंग युआन को एक डेमन वेनरेबल नहीं कहा था? वो उसके साथ कोऑपरेट करेंगे? तो क्या हुआ? रैंक 7 इमॉर्टल गू रिफाइन करना मुश्किल है। हेवनली कोर्ट बेहद अमीर है, उनके पास 9 सेंट्रल स्टोन फॉरेस्ट जैसे अनगिनत रिसोर्स पॉइंट्स हैं। एक इमॉर्टल गू के लिए ये कीमत बहुत फायदेमंद है, मैं भी ये कर लेता। फैंग युआन सच में हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल है, वो रैंक 7 इमॉर्टल गू इतनी आसानी से रिफाइन कर सकता है? ये तो बस पानी पीने जैसा है। तुम्हें क्या लगता है उसकी रैंक 8 इमॉर्टल गू रिफाइन करने की सक्सेस रेट क्या होगी? इतना आसान तो नहीं होगा। आखिर मुझे लगता है 50 नहीं 30% सक्सेस का चांस होगा। और रैंक 9 इमॉर्टल गू का क्या? ही मजाक कर रहे हो? एक रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल को भी रैंक 9 गू रिफाइन करते वक्त बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इतिहास के रिकॉर्ड्स देखो, रैंक 9 इमॉर्टल गू रिफाइन करने की कई कोशिशें हुई हैं, लेकिन कितनी सच में सफल हुई? स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को भी एक जंगली रैंक 9 विजडम गू रिफाइन करने में 100 साल लग गए थे। सही कहा, हेवनली कोर्ट ने रैंक 9 फेट गू को रिपेयर करने में 10 लाख साल से ज्यादा खर्च किए। और आखिर में क्या हुआ? सब बेकार गया। और वो तो सिर्फ एक रैंक 9 इमॉर्टल गू को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे। शुरू से एक बनाना तो बहुत ही मुश्किल है। कौन जानता है, ये गू यू फैंग युआन इतिहास का पहला रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल है। हम सिर्फ उसकी तरफ देख सकते हैं, हम उसकी असली काबिलियत का अंदाजा नहीं लगा सकते। एक ही बार में पांचों रीजन्स और डू हेवेंस के गू इमॉर्टल्स आपस में चर्चा करने लगे। उन्होंने फैंग युआन की रिफाइनमेंट पाथ की काबिलियत के बारे में बात करना शुरू कर दिया। वो इस बात को लेकर क्यूरियस थे कि एक रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल की ताकत किस हद तक जा सकती है। उनमें से ज्यादातर को लगा कि फैंग युआन के लिए रैंक 9 इमॉर्टल गू रिफाइन करना बहुत मुश्किल होगा। आखिरकार कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स इस आइडिया को सपोर्ट करते थे। बाकी गू इमॉर्टल्स को लगा कि वो फैंग युआन की असली हदों को देखने और समझने के लिए बहुत कमजोर हैं। जल्द ही कुछ लोगों की सोची समझी प्लानिंग के तहत गू इमॉर्टल्स का टॉपिक धीरे धीरे हेवनली कोर्ट की तरफ मट गया। हेवनली कोर्ट ने हे फंग यांग के कामों को मंजूरी दी, जबकि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का फैंग युआन के प्रति रवैया साफ नहीं था। इस पर कई इमॉर्टल्स ने नफरत से देखा। उन्होंने हेवनली कोर्ट के लिए अपना मजाक का लहजा जाहिर किया, लेकिन वो समझ रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिरकार फैंग युआन के बिजनेस को रोका नहीं जा सकता था, उससे बहुत सारा मुनाफा भी मिलना था। इस टॉपिक से गू इमॉर्टल्स हेवनली कोर्ट द्वारा इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स बांटना बैन करने के मुद्दे पर आ गए। इस तरह हेवनली कोर्ट से इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स बांटने की नाराजगी भरी चर्चाएं और मांगे और भी ऊंची और आम हो गईं। हेवनली कोर्ट के प्रति मजाक, जलन और नफरत और भी बढ़ गई। हेवनली कोर्ट हमेशा से दुनिया की नंबर 1 ह्यूमन फोर्स रही थी। वो पांचों रीजन्स और डू हेवेंस की गू इमॉर्टल दुनिया के शिखर पर गर्व से खड़ी थी। इस बार उन्होंने इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स बांटना बैन कर दिया। ये उनके गू इमॉर्टल दुनिया के लीडर होने के आम बर्ताव के खिलाफ था। इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स की कमी ने गू इमॉर्टल्स के एक बड़े हिस्से के लिए काफी परेशानियां खड़ी कर दी। ट्रेजर येलो हेवन के अंदर 10 में से 9 सौदे बार्टर के जरिए हो रहे थे, बाकी एक में अलग अलग सुपर फोर्सेस द्वारा ऊंची कीमतों पर इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स खरीदे जा रहे थे। वेस्टर्न डेजर्ट फैंग दी चांग ने भी अपने गू वर्म को ट्रेजर येलो हेवन से कनेक्ट करने के लिए एक्टिवेट किया। हेवनली कोर्ट के खिलाफ ये नफरत की लहर बहुत अजीब है। ऐसा लगता है कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल पर्दे के पीछे से इससे कंट्रोल कर रहे हैं। फैंग दी चांग की एडी में अनिश्चितता चमकी जब उसने इस अजीब बात को महसूस किया। और यही इस मामले के पीछे की सच्चाई थी। फैंग युआन और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया।
ऐसी नाराजगी भरी चर्चाओं के बीच हेवनली कोर्ट की इज्जत बार बार गिर रही थी। फैंग दी चांग की डिवाइन सेंस फैंग युआन की विल तक पहुंची और उसने एक विनम्र और अधीन अंदाज में कहा, वेस्टर्न डेजर्ट का फैंग दी चांग लॉर्ड अलायंस लीडर को प्रणाम करता है। अलायंस लीडर सच में कलम और तलवार के उस्ताद हैं। आपकी दिव्या रोशनी दुनिया को रोशन करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि लॉर्ड अलायंस लीडर एक अनंत आनंद का जीवन जिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी उम्र स्वर्ग के बराबर हो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, फैंग युआन की विल ने बेचैनी से हाथ हिलाया, फैंग दी चांग को रोकते हुए, बकवास बैंड कर, सौदा कर। फैंग दी चांग ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। इस तरह हे फंग यांग के साथ हुए सौदे के बाद एक और सौदा सफलतापूर्वक पूरा हुआ। फैंग युआन ने एक रैंक 7 इमॉर्टल गू रिफाइन किया और उसी फैंग क्लैन को दे दिया। उन्होंने यूएसईवाई एक अर्थ वेन रिसोर्स पॉइंट और कई लाख हेरी मैन गुलाम दिए। फैंग क्लैन पहले तो चुपचाप रहना और गुप्त रूप से डेवलप करना चाहता था, लेकिन फैंग युआन के ग्रेट लव के ऐलान के बाद उसने फैंग क्लैन के साथ अपने रिश्ते को उजागर कर दिया और उन्हें पूरी तरह से हैकान कर दिया। वैन क्लैन ने वेस्टर्न डेजर्ट की राइचस पाथ फोर्सेस को इकट्ठा करके फैंग क्लैन पर हमला किया, लेकिन फेल हो गए। इससे फैंग क्लैन को अपनी परिस्थिति का एहसास हुआ। उन्होंने अलग नतीजे का सपना देखना छोड़ दिया। इसलिए फैंग दी चांग के सुझाव पर वेस्टर्न डेजर्ट के फैंग क्लैन ने ऐलान किया कि वो हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस में शामिल हो रहे हैं। इस पॉइंट पर फैंग क्लैन सिर्फ फैंग युआन के साथ कोऑपरेट कर सकता है और इस मौके का इस्तेमाल खुद को मजबूत करने के लिए कर सकता है। फैंग दी चांग ने मन ही मन आहें भरी। ये एक खतरनाक स्थिति थी, लेकिन साथ ही उन्हें इससे बहुत फायदा भी हो रहा था। इमॉर्टल गू रिफाइन करना बहुत मुश्किल था। इस इमॉर्टल गू के मिलने से मेरी बैटल स्ट्रेंथ एबाम रैंक 7 गू इमॉर्टल्स के बराबर हो सकती है। फैंग दी चांग गहरी सोच में डूब गया। वो पहले हाई इमॉर्टल असेंशन से गुजर चुका था। वो अब एक रैंक 6 गू इमॉर्टल था। 3 की का बैलेंस सबसे बड़ी मुश्किल थी, लेकिन फैंग दी चांग के पास काफी अनुभव था। ऐसा नहीं हो सकता था कि वो पहली कोशिश में सफल होने के बाद दूसरी में फेल हो जाए। इमॉर्टल असेंशन के साथ दूसरी प्रॉब्लम ट्रिब्यूलेशंस थी, लेकिन फैंग क्लैन के गू इमॉर्टल्स की मदद से ज्यादातर ट्रिब्यूलेशंस कोई खतरा नहीं थे, जब तक वो ड्रीम पाथ या पेंटिंग पाथ के ना हों। जिस बात से फैंग दी चांग को अफसोस हुआ वो ये था कि उसके इमॉर्टल असेंशन में कोई नेचुरल इंस्पिरेशन का मौका नहीं मिला। जब एक गू मास्टर असेंड करता है तो उनके पास नेचुरल इंस्पिरेशन होने का एक बेहतरीन मौका होता है। वो दुनिया से कुछ सवाल पूछ सकते थे और बहुत फायदा उठा सकते थे, लेकिन इस बार फैंग दी चांग को ये मौका नहीं मिला। ये इसलिए नहीं था कि वो दूसरी बार इमॉर्टल असेंशन से गुजर रहा था, बल्कि समस्या हेवंस विल में ही थी। डू हेवंस के मिलने से हेवंस विल भी गड़बड़ और उथल पुथल में आ गई थी। यूएस में इस वक्त नेचुरल इंस्पिरेशन देने की क्षमता नहीं थी। कुछ दिन आराम करने के बाद हम वैन क्लैन पर हमला करेंगे। इस बार फैंग दी चांग की एग एक बाज की तरह तेज थी। नॉर्दर्न प्लेन्स, सुनहरी रोशनी पतली धागों की तरह आसमान में तैर रही थी, इकट्ठा होकर एक विशाल सुनहरी ऑरोरा बना रही थी जो जमीन में घुसकर दूर तक फैल गई। हंगामा बहुत बड़ा था और ऑरा विशाल थी। यह जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल था जो नॉर्दर्न प्लेन्स के नेचुरल लकपात दाव मार्क्स को रिफाइन कर रहा था। लेकिन इस वक्त इस इलाके को भरने वाली सुनहरी रोशनी धीमी पड़ गई। एक पाल बाद नॉर्दर्न प्लेन्स का ये कोर एरिया अपनी असली हालत में लौट आया। हवा में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा खूबसूरत था और उसके मुंह, नाक, एंगली और भुहें सभी घनी और सीधी थी, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा ठंडा था और उसमें हल्की सी लाचारी झलक रही थी। तीनों वेनरेबल्स ने स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को मारने की कोशिश की, लेकिन फैंग युआन की दखलंदाजी के कारण फेल हो गए। उसके बाद जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल नॉर्दर्न प्लेन्स लौट आया और वहां लकपात दाव मार्क्स रिफाइन करने लगा। कुछ समय के बाद नतीजे शानदार थे। ए फ्लैट तक वो अपने प्लान्स का एक स्टेज पूरा कर चुका था। नॉर्दर्न प्लेन्स के कोर एरिया के सारे लकपात दाव मार्क्स उसने रिफाइन कर लिए थे। उसके लकपात दाव मार्क्स ने विजडम पाथ एरिया को कवर कर लिया था जिसे स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने पहले रिफाइन किया था। इससे उसी इस जगह पर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के कुछ फायदे को कैंसिल करने में मदद मिली। हालांकि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल विजडम पाथ दाव मार्क्स के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था जिन्हें स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने पहले हाई रिफाइन कर लिया था। लेकिन फ्यूचर में अगर वो यहां लड़ते तो भले हाई स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को डाव मार्क का एम्प्लीफिकेशन मिलता, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को भी वही बोनस मिलता, वो अपना टेरिटोरियल एडवांटेज नहीं खोता। लेकिन मेरे पास ज्यादा इमॉर्टल एसेंस बचा नहीं है। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने मन ही मन आहें भरी।
नेचुरल डाउ मार्क्स को रिफाइन करने में बहुत ज्यादा रैंक 9 इमॉर्टल एसेंस खर्च होता था। शुरुआत में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल सिर्फ अपने आसपास के लक पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन कर रहा था। ये ऐसा था जैसे वो एक गोल मकड़ी का जाल बना रहा हो। एक शुरुआती बिंदु से वो एक छोटी गेंद में बदला और आखिर में एक बड़ी गेंद बन गया। जितनी बड़ी गेंद फैलती उतने ही ज्यादा डाउ मार्क्स उसके सामने आते। इन लक पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन करने के लिए उसी एक भयंकर मात्रा में इमॉर्टल एसेंस खर्च करना पड़ता। अभी जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास सिर्फ 100 के करीब येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस बीड्स बचे थे। इसने उसी यहां रुकने पर मजबूर कर दिया। उसके इमॉर्टल एसेंस के भंडार एक क्रिटिकल लेवल पर पहुंच रहे थे। उसी कुछ इमरजेंसीज के लिए बचाकर रखना था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का रैंक 9 इमॉर्टल एपर्चर येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस पैदा कर सकता था। यही उसके इमॉर्टल एसेंस प्रोडक्शन का इकलौता जरिया था। लॉन्जेविटी हेवन कुछ भी पैदा नहीं कर सकता था। बेशक लॉन्जेविटी हेवन ने कोई भी 9 हेवंस के टुकड़े नहीं लिए थे और हेवंस विल से प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के अपने युग में मरने के बाद उसने इमॉर्टल एसेंस पैदा करना बैंड कर दिया था। अभी भले हाई जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल जिंदा हो गया था, उसके पास जो वेनरेबल एपर्चर था वो अभी का था। उसने अभी तक एक भी केओटिक डिजास्टर नहीं झेला था। इसके अलावा ये दूसरा अपर्चर अभी डेवलप होना शुरू हुआ था। ये फूल फल नहीं रहा था और ज्यादा मात्रा में इमॉर्टल एसेंस पैदा नहीं कर रहा था। ये तब तक नहीं हो सकता था जब तक जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल लॉन्जेविटी हेवन को अपने अंदर ना मिला ले। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो यूएसईवाई लक पाथ डाउ मार्क्स की एक बड़ी संख्या मिलती जो उसके ब्लड पाथ कल्टिवेट करने के प्लान को बर्बाद कर देती। मुझे ब्लड पाथ को एक खास लेवल तक बढ़ाना होगा, तभी मैं अपनी पिछली जिंदगी की फाउंडेशन वापस पा सकता हूं। इस डेवलपमेंट में काफी खर्च आएगा, लेकिन मुझे सहना होगा। फ्यूचर में जब मैं दूसरे वेनरेबल्स का सामना करूंगा तो ब्लड पाथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। शुक्र है, भले ही मेरे पास इमॉर्टल एसेंस कम है, दूसरे दोनों की हालत मुझसे भी खराब है। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल मन हाय मन मुस्कुराया। हमेशा से वो सोचता था कि इमॉर्टल एसेंस उसका एडवांटेज है। भले ही वो और लकपाथ डाउ मार्क्स रिफाइन नहीं कर सकता था, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने आलस नहीं किया। उसने अपने इमॉर्टल एसेंस के भरने का इंतजार किया और साथ हाई ब्लड पाथ को समझने लगा। ब्लड सी एंसेस्टर असल में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का हाई क्लोन था। ब्लड सी एंसेस्टर ने ब्लड पाथ बनाया और मरने के बाद अनगिनत ब्लड पाथ इनहेरिटेंसेस छोड़ गया। ज्यादातर मॉर्टल लेवल के दी और उनमें मोर्टल किलर मूव्स और मोर्टल गूदर, लेकिन उसके पास गू इमॉर्टल लेवल की 9 सच्ची इनहेरिटेंसेस थी जो उसके मरने के वक्त ब्लड पाथ का पीक था। यह 9 द ब्लड स्कल गू, ब्लड हैंडप्रिंट गू, ब्लड ची गू, ब्लड स्वेट गू, मेंसीज ब्लड गू, ब्लड शैडो गू, ब्लड बैटल गू, ब्लड डेटी गू और साथ हाई एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट वायलेंट ब्लड ड्रैगन बद को पालने और गुलाम बनाने का तरीका। अफसोस की बात थी कि ब्लड सी एंसेस्टर अपनी जिंदगी में हेवनली कोर्ट के निशाने पर था। मरने के बाद भी उसकी कई इनहेरिटेंसेस उन्होंने बर्बाद कर दी। शुक्र है, ब्लड सी ने अनगिनत मॉर्टल इनहेरिटेंसेस छोड़ी थी। ज्यादातर 9 सच्ची इनहेरिटेंसेस ने भी अपनी कीमत दिखाई। जिसने सबसे ज्यादा सच्ची इनहेरिटेंसेस हासिल की वो सदर्न बॉर्डर का गू इमॉर्टल शांग यानफी था। अपनी जवानी में उसने सदर्न बॉर्डर के ब्लड टाइड पिट में ब्लड हैंडप्रिंट इमॉर्टल गू ढूंढा था। बाद में यूएसईवाई ब्लड शैडो गू की सच्ची इनहेरिटेंस मिली। नॉर्दर्न प्लेन्स का मेंसीज ब्लड इमॉर्टल गू डोंग फैंग चैंग फैन को मिला था। वेस्टर्न डेजर्ट की ब्लड ची इमॉर्टल गू की सच्ची इनहेरिटेंस डेमन इमॉर्टल ची जुए को मिली थी। जहां तक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट वायलेंट ब्लड ड्रैगन बद से जुड़ी सच्ची इनहेरिटेंस की बात है, वो शैडो सेक्ट के सॉन्ग जी जिंग को मिली थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट की ब्लड डेटी इमॉर्टल गू की सच्ची इनहेरिटेंस के लिए 10 महान पुरानी सेक्ट्स ने आपस में लड़ाई की। उन्होंने इसका आधे से ज्यादा हिस्सा बर्बाद कर दिया और अधूरा ब्लड डेटी इमॉर्टल गू रेसिपी मिरियड ड्रैगन डॉग के हाथों में आ गया। बाकी 3 सच्ची इनहेरिटेंसेस की बात करें तो जमीन के बदलते रूप के कारण एक ज्वालामुखी फटा और उसने ब्लड स्कल इमॉर्टल गू की सच्ची इनहेरिटेंस को नष्ट कर दिया। ब्लड स्वेट गू को रहस्यमयी तरीके से लड़ लिया गया था और कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया। हो सकता है कि जिसने उसी लिया उसके साथ कोई हादसा हो गया हो। ब्लड बैटल गू की सच्ची इनहेरिटेंस गलती से एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट ने नष्ट कर दी थी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के जिंदा होने के बाद उसने नॉर्दर्न प्लेन्स के हुआंग जिन ट्राइब्स के पास जो भी ब्लड पाथ रिसर्च के नतीजे वो सब ले लिए, साथ हाई लॉन्जेविटी हेवन के रिसर्च गेन्स भी। इसके बाद उसने अर्थ एक्सट्रेमिटी गैनी को इमॉर्टल गू रिफाइन करने का निर्देश दिया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें कई ब्लड पाथ इमॉर्टल गू मिले। उनमें से एक था ब्लड बैटल इमॉर्टल गू।
बाकी 7 इमॉर्टल गू की बात करें तो ब्लड डेटी के अलावा बाकी सब टेस्ट किए जा चुके थे। यह कंफर्म हो गया था कि वो सब पहले से ही दुनिया में मौजूद थे। कोई और रास्ता ना होने पर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को मजबूरन इमिटेशन गू को ब्लड रिलेशन गू में बदलना पड़ा और मुश्किल से एक ब्लड पाथ फॉर्मेशन बनाया जिसने यूएससीवाई क्रेज डेमन केव की लड़ाई के दौरान जिंदा होने में मदद की। मेन ब्लड पाथ से जुदा प्राइमोडियल डोमेन पहले ही डाइजेस्ट कर चुका हूं। मेरा अभी का ब्लड पाथ अटेनमेंट लेवल भी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गया है। लेकिन ब्लड पाथ इमॉर्टल गू बहुत कम थे। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने पहले क्रेज डेमन केव में प्राइमोडियल डोमेन अब्जॉर्ब करके लग पाथ में सुप्रीम ग्रैंड मास्टर बना था। उसके बाद उसने ब्लड पाथ पर फोकस किया। यूजी प्राइमोडियल डोमेन का बहुत सारा हिस्सा मिला था लेकिन पहले उसी डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। अब उसने ब्लड पाथ से जुदा सारा प्राइमोडियल डोमेन इस्तेमाल कर लिया था। अटेनमेंट लेवल के मामले में वो ब्लड पाथ के मामले में दुनिया का नंबर 1 इंसान था, लेकिन अभी वो रेलेवेंट इमॉर्टल गू की कमी की एक अजीब स्थिति में था। उसी बड़ी मात्रा में जरूरी ब्लड पाथ इमॉर्टल गू चाहिए थे। उनमें से जिन्हें जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल सबसे ज्यादा चाहता था वो द ब्लड एसिड, ब्लड स्कल, ब्लड लाइन, ब्लड रिलेशन और दूसरे। लेकिन असल में यह इमॉर्टल गू पहले से ही किसी के पास थे। गन्नी जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के लिए हर तरह के ब्लड पाथ इमॉर्टल गू रिफाइन कर रही थी। ब्लड रोप इमॉर्टल गू यूएनएचआई प्रोडक्ट्स में से एक था, लेकिन ये इमॉर्टल गू बहुत लो रैंक दी। वो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के लिए उपयुक्त नहीं थे। यह ब्लड पाथ इमॉर्टल गू कम से कम रैंक 8 के होने चाहिए थे। ये काम गन्नी के लिए पूरा करना बहुत मुश्किल था। गन्नी ने अर्थ पाथ और रिफाइनमेंट पाथ कल्टिवेट किया था। वो एक पूरे रिफाइनमेंट पाथ गू इमॉर्टल नहीं थी। अगर वो होती भी तो रैंक 8 इमॉर्टल गू रिफाइन करने की सक्सेस रेट बहुत ही कम थी। अगर लॉन्ग हेयर एंसेस्टर अभी जिंदा होता तो ये बहुत आसान होता। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल लॉन्ग हेयर एंसेस्टर को याद करने लगा। उस जमाने में उसने लॉन्ग हेयर एंसेस्टर से वो सारे लक इमॉर्टल गू रिफाइन करवाए द उसने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग बनाने में सफलता पाई थी। फैंग युआन ने इतने सारे ब्लड पाथ इमॉर्टल गू रिफाइन करने की पहल की। चाहे ये सिचुएशन हो या मुझे अपने दूसरे ब्लड पाथ इमॉर्टल गू को एडवांस करना हो, मुझे उसके साथ सौदा करना ही पड़ेगा। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने पाया कि वो फैंग युआन से बच नहीं सकता। हाल ही में हे फंग यांग ने खुलेआम फैंग युआन के साथ सौदा किया। इससे जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को पता चला कि हेवनली कोर्ट का उसके प्रति रवैया साफ नहीं है। जब हेवनली कोर्ट ये कोशिश कर रहा है तो अगर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल पीछे रहता तो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और फैंग युआन उसी धूल काटा देंगे। मेन हेवनली लॉर्ड बाइजू को ये काम सौंपूंगा और फैंग युआन से ब्लड पाथ इमॉर्टल गू खरीदवाऊंगा। HMPH वो फैंग युआन के काफी करीब है ना। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने फैसला किया। इसके बाद उसने और ब्लड पाथ इमॉर्टल गू रेसिपीज और किलर मूव्स डिड्यूस करना शुरू कर दिया। ब्लड पाथ सुप्रीम ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल उसका सबसे बड़ा आश्वासन था। ऑफ कोर्स एक और पहलू था, वो अपने तरीकों से अलग अलग सुपर फोर्सेस के ब्लड पाथ रिसर्च के नतीजे ढूंढ रहा था और साथ ही दूसरे जीनियसेस द्वारा छोड़ी गई ब्लड पाथ इनहेरिटेंसेस भी। आखिरकार इमॉर्टल गू रेसिपीज और किलर मूव्स डिड्यूस करने में वक्त और मेहनत लगती थी। अगर वो स्थापित इनहेरिटेंसेस को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकता तो वो बहुत सारा वक्त और एनर्जी बचा लेता। हेवनली कोर्ट 2 दिन पहले स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने हेवनली कोर्ट के विजडम पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन करना बैंड कर दिया था। ऐसा नहीं था कि वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी स्थिति जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल जैसी ही थी। उनके इमॉर्टल एसेंस के भांडार क्रिटिकल लेवल तक पहुंच रहे थे। उनके पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की स्थिति जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से अलग थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसका वेनरेबल एपर्चर हेवनली कोर्ट को दे दिया गया था, और क्योंकि हेवनली कोर्ट ने कई इमेमोरियल 9 हेवंस के टुकड़े निगल लिए थे, वो हेवंस विल से प्रभावित हो गया था और उसके अपने विजडम पाथ डाउ मार्क्स वापस नेचुरल डाउ मार्क्स में बदल गए थे। इसलिए वो अपने पिछले वेनरेबल एपर्चर को जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की तरह वापस नहीं ला सकती थी ताकि अपने डाउ मार्क्स को एक विशाल पैमाने तक बढ़ा सके। लेकिन उसके पास अपना फायदा था। हेवनली कोर्ट में विजडम पाथ डाउ मार्क्स की एक बड़ी संख्या थी जो उसके पास उसकी पिछली जिंदगी में थे उससे कहीं ज्यादा। क्योंकि हेवनली कोर्ट 3 मिलियन साल से अस्तित्व में था, इस दौरान अनगिनत रैंक 8 गू इमॉर्टल्स आए थे। उनके इमॉर्टल एपर्चर्स भी हेवनली कोर्ट में मिल गए थे। अगर वो हेवनली कोर्ट में सारे विजडम पाथ डाउ मार्क्स को पूरी तरह रिफाइन कर लेती
तो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को एक ऐसा एम्प्लीफिकेशन मिलता जो लॉन्जेविटी हेवन के अंदर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से कहीं ज्यादा होता। ये पिछले 2 दिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल किलर मूव्स डिड्यूस कर रही थी। वो स्टार आइज इमॉर्टल गू और दूसरों को अपने खुद के कॉम्बैट सिस्टम को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की तरह उसने भी प्राइमोर्डियल डोमेन का बहुत सारा हिस्सा अब्जॉर्ब किया था। उसका स्टार पथ फिर से सुप्रीम ग्रैंड मास्टर बन गया और उसके विजडम पाथ कल्टिवेशन के साथ वो किलर मूव्स को मॉडिफाई करने में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से कहीं ज्यादा माहिर थी। नेचुरल डाउ मार्क्स रिफाइन करते वक्त इमॉर्टल एसेंस का खर्च बहुत ज्यादा था, लेकिन किलर मूव्स डिड्यूस करते वक्त स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के केस में इमॉर्टल एसेंस का खर्च एक अपेक्षाकृत लेवल पर था। अपने अभी के वेनरेबल एपर्चर पर निर्भर रहते हुए इमॉर्टल एसेंस का प्रोडक्शन उसके खर्च से ज्यादा था। लेकिन सबसे जरूरी चीज हेवनली कोड के सारे विजडम पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन करना है। अगर वो ये पूरा कर लेती तो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हेवनली कोड की जानकारी को छुपाने के लिए एक किलर मूव इस्तेमाल कर पाती। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल लॉन्जेविटी हेवन के लक पाथ डाउ मार्क्स का इस्तेमाल करके उसकी जांच नहीं कर पाता। चीजें खुलेआम करना मुश्किल था, लेकिन चुपके से करना आसान। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ये बात अच्छी तरह जानती थी। जब मैं जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के इन्वेस्टिगेटिव मेथड को ब्लॉक कर लूंगी, तब मेन ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस को तोड़ूंगी और डेरिवेशन गू हासिल कर लूंगी। ये हमारे ह्यूमन पाथ डेवलपमेंट में मददगार साबित होगा। इमॉर्टल एसेंस के मामले में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास एडवांटेज होना चाहिए। गू रिफाइनमेंट के मामले में फैंग युआन के पास एडवांटेज है। लेकिन मेरे पास रैंक 9 डेरिवेशन इमॉर्टल गू है। अगर मैं इसका सही इस्तेमाल कर सकी तो मैं इन दोनों वेनरेबल से आगे निकल सकती हूं। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल मन हाई मन हिसाब लगा रही थी। 3 वेनरेबल्स के मुकाबले में भले ही वो शारीरिक रूप से नहीं लड़ रहे थे, उनका मुकाबला एक अलग रूप ले चुका था। डाउ मार्क्स रिफाइन करना, इमॉर्टल एसेंस के भांडार, रैंक 9 इमॉर्टल गू, ये सब अलग अलग पहलू अन जरूरी पॉइंट्स में से द जिन पर वेनरेबल्स मुकाबला कर रहे थे। बिना किसी शक के जिसके पास इन पहलुओं में एडवांटेज होगा उसके आखिर में जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। ईस्टर्न सी, इतना काफी है, मुझे अब रुक जाना चाहिए। फैंग युआन ने सोचा और डाउ मार्क्स रिफाइन करना बैंड कर दिया। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस के 100 मोती स्टोर थे। लेकिन फैंग युआन ने अपने इमॉर्टल एसेंस रिजर्व्स की प्रॉब्लम की वजह से नेचुरल डाउ मार्क्स रिफाइन करना बैंड नहीं किया था। सच्चाई ये थी कि वो खुलेआम ईस्टर्न सी के रिफाइनमेंट पाथ डाउ मार्क्स रिफाइन कर रहा था, जबकि चुपके से अपने अपर्चर में ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस को अनसील कर रहा था। उसके येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस के ज्यादातर मोती ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस को अनसील करने में इस्तेमाल हो रहे थे। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ईस्टर्न सी के रिफाइनमेंट पाथ डाउ मार्क्स रिफाइन करने में खर्च हो रहा था। उसके इस काम की वजह से स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल अपने अपने इलाकों में ही रहे। वो फैंग युआन पर हमला करने नहीं आए। ओह, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने नेचुरल डाउ मार्क्स रिफाइन करना बैंड कर दिया है। फैंग युआन की ईद में एक चमक आई। ये जानकारी छुप नहीं सकती थी, क्योंकि तीनों वेनरेबल्स एक दूसरे पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे। फैंग युआन को जल्द हाई इसकी भनक लग गई। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास ज्यादा इमॉर्टल एसेंस नहीं बचा होगा। भले हाई स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हेवनली कोड के अंदर छिपी हुई है, उसकी हालत भी ऐसी ही होगी। फैंग युआन ने राहत की सांस ली। अन दोनों के पास इमॉर्टल एसेंस कम होने से उनके फैंग युआन पर हमला करने के चांसेस बहुत कम हो गए थे। उसके लिए उनका खतरा भी कई गुना कम हो गया था। शुक्र है मैंने पहले रिस्क लिया और रैंक 9 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस रिफाइन कर लिया, वरना मैं अब एक बड़ी मुसीबत में होता। 3 वेनरेबल्स की इस रेस में अगर एक भी पीछे रह जाता तो वो आसानी से उनकी बराबरी नहीं कर पाता। आखिरकार तीनों वेनरेबल्स एलीट्स में भी बेस्ट थे। फिलहाल इमॉर्टल एसेंस रिजर्व्स के मामले में मैं बाकियों के बराबर आ चुका हूं। लेकिन सच कहूं तो मेरे पास उन दोनों वेनरेबल्स से कहीं ज्यादा एडवांटेज है। फैंग युआन ने आकलन किया। पहली बात, हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस बस कमाल का और बहुत काम का था। दूसरी बात, फैंग युआन के सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में टाइम पाथ के मेथड्स काम कर रहे थे। वक्त की रफ्तार उन दोनों वेनरेबल्स से तेज थी। इसके विपरीत कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स की वजह से स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास कोई टाइम पाथ मेथड नहीं था जो उनके इमॉर्टल एपर्चर्स पर असर कर सके। और आखिर में
फैंग युआन के सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर की फाउंडेशन उन दोनों वेनरेबल्स से कहीं ज्यादा गहरी थी जिन्होंने अभी अभी अपना डेवलप करना शुरू किया था। उसके द्वारा पैदा किया गया येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस उनसे कहीं ज्यादा था। इन तीनों चीजों के साथ फैंग युआन का येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस प्रोडक्शन उन दोनों वेनरेबल्स से बहुत ज्यादा था। फिलहाल जब फैंग युआन नेचुरल डाउ मार्क्स रिफाइन कर रहा था, उसने कमजोरी के संकेत दिखाए, उसी लगातार रुकना और इंतजार करना पड़ रहा था। ऑब्स्क्योर्ड हेवनली सीक्रेट की वजह से दोनों वेनरेबल्स को यह नहीं पता था कि फैंग युआन के पास रैंक 9 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस है, और क्योंकि वो सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर की डिटेल्स जानते थे, वो नॉन कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स की खासियत भी जानते थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि फैंग युआन टाइम फ्लो को तेज करने का रिस्क लेगा। जहां तक इमॉर्टल एपर्चर ओरिजिन कोर के इमॉर्टल एसेंस प्रोडक्शन की बात है, दोनों वेनरेबल्स जानते थे कि सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर अभी अभी एक केओस ट्रिब्यूलेशन से गुजरा था और यूस्पा जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के फॉर्चून एंड डिजास्टर को एग्जिस्ट किलर मूव का भी असर हुआ था, इसलिए उन्होंने सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर की मौजूदा फाउंडेशन को कम आंका। खासकर इस दौरान फैंग युआन ने ट्रेजर येलो हेवन में गू रिफाइन किया और हर तरह के रिसोर्स पॉइंट्स खरीदने और अर्थ वे और वाटर वेन्स बनाने के लिए इमॉर्टल गू देने को तैयार था, उसने कुछ भी नहीं छुपाया। दोनों वेनरेबल्स की नज़रों में अपने इमॉर्टल एपर्चर को जल्दी से डेवलप करने का यह काम इस बात का मतलब था कि सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर को क्रेज डेमन केव में भारी नुकसान हुआ था। फैंग युआन ने दोनों वेनरेबल्स के विचारों का अंदाजा लगाया। उनकी नज़रों में मुझे अपना इमॉर्टल एसेंस प्रोडक्शन बढ़ाने पर काम करना चाहिए, जबकि रैंक 9 इमॉर्टल गू रिफाइन करना बहुत खतरनाक है। टाइम फ्लो को तेज करने से ट्रिब्यूलेशंस भी जल्दी आएंगी और मेरी कमजोरी सामने आ जाएगी। इसलिए मैं सिर्फ और रिसोर्स पॉइंट्स बना सकता हूं ताकि अपना इमॉर्टल एपर्चर ओरिजिन कोर बढ़ा सकूं, जिससे मैं और येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस पैदा कर सकूं। लेकिन अगर मैंने एक छोटी सी भी गलती की तो दोनों वेनरेबल्स तुरंत मुझ पर शक करने लगेंगे। खासकर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल, जो इतिहास में विजडम पाथ की नंबर 1 इंसान है, उसी धोखा देना बेहद मुश्किल होगा। फैंग युआन इस वक्त कांतों पर चल रहा था। वो जानता था कि स्टेटस को बनाए रखना ही जीत का सबसे अच्छा तरीका है। वो कोई छोटी सी भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकता था। अगर एक भी छोटी सी गलती हुई तो दोनों वेनरेबल्स उसको आराम से एनालाइज करेंगे और फिर सच्चाई का पता लगाने के लिए जल्द ही कोशिशें करेंगे। अगर सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा? फैंग युआन पर यकीनन दोनों वेनरेबल्स एक साथ हमला करेंगे। फैंग युआन नहीं जानता था कि वो ये कब तक छुपा सकता है। आखिरकार उसका सामना इंसानी इतिहास के 2 सबसे बड़े जीनियसेस से था। हो सकता था कि अगले ही पाल वो पकड़ा जाए। अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो फैंग युआन को हैरानी नहीं होगी। रिफाइनमेंट पाथ डाउ मार्क्स रिफाइन करने से ध्यान हटाकर फैंग युआन ने अपनी पूरी ताकत से ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस को अनसील करना शुरू कर दिया। इंट्यूशन यूएसईवाई बता रही थी कि एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और सच में कुछ दिनों बाद उसका हेवन पाथ अटेनमेंट लेवल क्वाजी ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गया। भले ही वो ग्रैंड मास्टर तक नहीं पहुंचा, फैंग युआन की फाउंडेशन बहुत गहरी थी। उसमें एक मजबूत विश्वास पैदा हो गया, अगर मैं अब अपनी पूरी कोशिश से डिड्यूस करूं तो मैं यकीनन एक हेवन पाथ किलर मूव बना सकता हूं जो मुझे प्राइमोर्डियल डोमेन लेने देगा। फैंग युआन का प्राइमोर्डियल डोमेन का हिस्सा हमेशा ट्रेजर येलो हेवन में रखा हुआ था। ट्रेजर येलो हेवन में राखी चीजें वहीं पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी, इसलिए फैंग युआन अपने क्लोन को बेचकर वहां प्राइमोर्डियल डोमेन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। इसका कोई चांस हाई नहीं था। फैंग युआन को प्राइमोर्डियल डोमेन का वो हिस्सा वापस लेना था और उसी एब्जॉर्ब करके अपने अटेनमेंट लेवल्स बढ़ाने थे। ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस को अनसील करने से मुख्य रूप से हेवन पाथ डाउ मार्क्स बढ़ते हैं, उसके बाद हेवन पाथ अटेनमेंट लेवल और आखिर में दूसरे पाथ्स का अटेनमेंट लेवल। ये आखिरी असर ना के बराबर दिखता है, ये सिर्फ ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस का एक एडिशनल इफेक्ट है और बेहद मामूली है। सिर्फ प्राइमोर्डियल डोमेन का इस्तेमाल करके ही मैं अपने सभी पाथ्स के अटेनमेंट लेवल्स को बड़े पैमाने पर बढ़ा सकता हूं। लेकिन अभी क्या इसकी जरूरत है? गहरी सोच के बाद फैंग युआन ने अपना सर हिलाया। हेवन पाथ किलर मूव डिड्यूस करना फैंग युआन के लिए मुश्किल नहीं था, उसकी चिंता दोनों वेनरेबल्स थे। जैसे ही वो प्राइमोर्डियल डोमेन बाहर निकलेगा, उसने अपना हेवन पाथ मेथड एक्सपोज कर दिया होगा। दोनों वेनरेबल्स पहले तो अलर्ट हो जाएंगे। फैंग युआन के पास सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी थी, इतने सारे प्राइमोर्डियल डोमेन के हिस्सों के साथ। अगर वो उन्हें डाइजेस्ट कर लेता तो उसके अटेनमेंट लेवल्स बढ़ जाते और वो बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता। उसके बाद दोनों वेनरेबल्स को शक होता कि फैंग युआन के पास ऐसा हेवन पाथ मेथड क्यों है। उसने इसे पहले इस्तेमाल नहीं किया, अब जब उसके पास हेवन पाथ मेथड है
इसका मतलब है कि उसकी हेवन पाथ कल्टिवेशन में काफी सुधार हुआ है। ये उन्हें ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। आखिरकार तीनों वेनरेबल्स में से सबसे ज्यादा ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस के टुकड़े फैंग युआन को हाई माइल थे। अगर फैंग युआन का हेवन पाथ में सुधार ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस को अनसील करने से हुआ, तो उसी ऐसा करने के लिए जरूरी इमॉर्टल एसेंस बीड्स कहां से मिले? स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने क्रेज डेमन फॉर्मेशन को बनाए रखने के लिए 1 मिलियन साल तक सहयोग किया था। उसने तो डाओ के साथ मिलकर ह्यूमन एक्सिक्यूटिंग हेवंस वर्क जैसा किलर मूव भी बना लिया था। वो यकीनन जानती थी कि ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस को अनसील करने के लिए इमॉर्टल एसेंस की जरूरत होती है। जैसे ही उसी पता चलता, वो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को बता देती और दोनों मिलकर फैंग युआन पर हमला करके उसी दबा देते। जैसा कि फैंग युआन ने पहले सोचा था, एक छोटी सी गलती दोनों वेनरेबल्स को यूएस पर तुरंत हमला करने पर मजबूर कर देती। इसके चांसेस बहुत ज्यादा थे। मैं चुपके से हेवन पाथ किलर मूव डिड्यूस कर सकता हूं, लेकिन प्राइमोर्डियल डोमेन को कलेक्ट करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। भले हाई प्राइमोर्डियल डोमेन फैंग युआन के लिए बहुत उपयोगी था, अभी ये कि नहीं था, क्योंकि इससे दोनों वेनरेबल्स हमला कर देते और फैंग युआन अपना मौजूदा एडवांटेज खो देता। ये नुकसान फायदे के लायक नहीं था। नहीं, हेवन पाथ किलर मूव इंतजार कर सकता है। आखिरकार जैसे ही मुझे ये मेथड मिलेगा, मेरी किस्मत तेजी से बढ़ेगी। और मेरे पास अब रैंक 9 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस है। इसने पहले हाई ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट पर बोझ बढ़ा दिया है। इसका खर्च तेजी से बढ़ रहा है। जो मुझे करना है वो है एक दूसरा रैंक 9 इमॉर्टल गू रिफाइन करना। ये ख्याल फैंग युआन के दिमाग में काफी समय से घूम रहा था। जहां तक कि कौन सा इमॉर्टल गू रिफाइन करना है, फैंग युआन के पास पहले से ही एक जवाब था। वो था इमॉर्टल गू एडवांस रिफाइनमेंट। स्प्रिंग ऑटम सकाडा नहीं, डॉग शिट लक नहीं, एटीट्यूड नहीं, या ड्रीम टोकन भी नहीं, बल्कि एडवांस रिफाइनमेंट गू। जैसे हाई एडवांस रिफाइनमेंट गू रैंक 9 बैन जाता, यह फैंग युआन के लिए अपने बाकी रैंक 8 इमॉर्टल गू को एडवांस करने में बेहद मददगार साबित होता। जैसे कि जब फैंग युआन हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस रिफाइन कर रहा था, अगर उसके पास रैंक 9 एडवांस रिफाइनमेंट गू होता तो मुश्किल कम से कम आधी हो जाती। फैंग युआन के पास रैंक 9 एडवांस रिफाइनमेंट गू रिफाइन करने के 2 फायदे थे। पहला फायदा यह था कि फैंग युआन के पास पहले से हाई रैंक 8 एडवांस रिफाइनमेंट गू था। ये गू लैंग या सेक्ट से आया था। ये असल में लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन का को था। फिलहाल ये 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल का को है। दूसरा, एडवांस रिफाइनमेंट गू एक रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल गू था। भले हाई प्रोसेस में कुछ रूल पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स की जरूरत थी, यह हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस से कहीं ज्यादा पूरे था। इसके कंपोनेंट्स में ज्यादातर रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स हाई थे। फैंग युआन एक रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल था। वो रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स को परफेक्टली प्रोसेस कर सकता था। इसका मतलब था कि सक्सेस रेट भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक जब फैंग युआन चुपके से रैंक 9 एडवांस रिफाइनमेंट गू रिफाइन करने की सोच रहा था, वेस्टर्न डेजर्ट विंड फॉल्कन डेजर्ट के कोर एरिया में बम एक जोरदार आवाज के साथ रेत की एक बड़ी मात्रा आसमान में उड़ गई। एक इमॉर्टल गू हाउस जमीन के नीचे से बाहर निकला। यह फैंग क्लैन का रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस था, चिकन डॉग कूप। यह चिकन डॉग कूप इमॉर्टल गू हाउस 2 बिल्डिंग्स जैसा दिखता था जो एक दूसरे के बगल में थी। बाई बिल्डिंग पीली थी और यूएस पर एक गोल प्लाक था जिस पर चिकन लिखा था। दाई बिल्डिंग लाल थी और उसके प्लाक पर डॉग शब्द लिखा था। जैसे ही इसका दरवाजा खुला, चिकन और डॉग एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स बाहर निकले। उनकी संख्या दर्जनों में थी। चिकन डॉग कूप से एक गहरी रोशनी निकली जिसने आसमान और जमीन को हिला दिया। खाली रेगिस्तान में अचानक एक ओएसिस प्रकट हो गया। इस ओएसिस में अनगिनत चीद के पेड़ थे जो लंबे और न्यूकीले थे। हर एक कम से कम 300 फीट लंबा था और वो काफी दूरी पर लगे थे। पेड़ों ने अपनी शाखाएं और पत्ते फैलाए हुए थे। पत्ते गेंद की शक्ल में इकट्ठा हो गए थे जिनकी सतह एक घास के मैदान जैसी बिल्कुल सपाट थी। चीद के पत्तों के इस GHAS के मैदान के ऊपर बड़े बड़े घोंसले थे। घोंसलों के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस्ड विंड फैल्कन्स द यहां हर तरह के विंड फैल्कन्स दी, आम जानवरों से लेकर बीस्ट किंग्स, डेसोलेट बीस्ट्स और यहां तक कि एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स तक। ये टॉल पाइन ओएसिस कमाल का है, जैसा कि वान क्लैन के वेस्टर्न डेजर्ट में दूसरे नंबर के रिसोर्स पॉइंट से उम्मीद थी। फैंग दी चांग ने चिकन डॉग कूप के अंदर से टिप्पणी की। यह वैन क्लैन का इलाका था। इस जगह की रक्षा करने वाला वैन क्लैन का रैंक 7 गू इमॉर्टल एक्सपर्ट वैन सियो था। वो सामने नहीं आया, बल्कि
उसने इमॉर्टल फॉर्मेशन को कंट्रोल किया और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स के हमलों से बचाव किया। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, फैंग क्लैन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? एक वेस्टर्न डेजर्ट राइचस पाथ सुपरफोर्स होने के नाते तुम एक दूसरे राइचस पाथ सुपरफोर्स पर बिना किसी वजह के हमला कर रहे हो? चिकन डॉग कूप के अंदर फैंग दी चांग ठंडा सा मुस्कुराया और जवाब दिया, पहले वैन क्लैन ने वेस्टर्न डेजर्ट की सुपर फोर्सेस को इकट्ठा करके मेरे फैंग क्लैन पर हमला किया था, हम अब उसका हिसाब चुकता करेंगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा फैंग क्लैन कमजोर निशाना है जिसे कोई भी दबा सकता है? फॉर्मेशन के सेंटर में वैन सियो का चेहरा गंभीर था, उसी अपने दिमाग पर एक बड़ा पत्थर दबा हुआ महसूस हो रहा था। फैंग क्लैन का हमला बहुत अचानक था, वो बिल्कुल तैयार नहीं था। सच तो ये था कि ऐसा नहीं था कि वैन क्लैन ने तैयारियां नहीं की थी। जब से वो वेस्टर्न डेजर्ट राइचस पाथ सुपर फोर्सेस को इकट्ठा करने में नाकामयाब हुए थे, वैन क्लैन ने फैंग क्लैन के पलटवार के लिए तैयारी कर ली थी। उन्होंने अपने बड़े पेरिफेरल रिसोर्स पॉइंट्स पर और लोग भेजे थे और साथ ही वहां के डिफेंसिव फॉर्मेशंस को भी मजबूत किया था। उन्होंने तो एक बड़ी कीमत चुका कर सियो क्लैन से एक ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन लगाने की रिक्वेस्ट भी की थी ताकि समय पर रिइंफोर्समेंट्स भेजे सकें। लेकिन कौन सोच सकता था कि जिस पल फैंग क्लैन ने कदम उठाया, वो असल में पेरिफेरल रिसोर्स पॉइंट्स को बाईपास कर गए और सीधे वैन क्लैन के इलाके के अंदर घुस आए और वैन क्लैन के दूसरे सबसे बड़े रिसोर्स पॉइंट पर हमला कर दिया। फैंग क्लैन ने इसके लिए लंबी प्लानिंग की थी, लेकिन आखिर वो यहां आए कैसे? वैन सियो हैरान था। वैन क्लैन को फैंग क्लैन के 3 इमॉर्टल गू हाउसेस के बारे में पहले से ही पता था, चिकन डॉग कूप, इंक्वायरी डॉक और फॉलन फ्लावर हॉल। उनमें से कोई भी ये काम नहीं कर सकता था। ओह नहीं! ठीक उसी वक्त वैन सियो ने हैरानी से महसूस किया कि फॉर्मेशन हिल रहा था और जमीन कांप रही थी, जैसे कि एक जमीनी खाई बनने वाली हो। टॉल पाइन ओएसिस के बहुत सारे चीट के पेड़ गिर गए। इस डिफेंसिव फॉर्मेशन का बेस जमीन के हजारों फीट नीचे दफन है। फैंग क्लैन ने यूएसईवाई इतनी सटीकता से ढूंढ लिया, वो उसी बर्बाद कर रहे हैं। वैन सियो ने जल्दी से जांच की और एक इमॉर्टल गू हाउस को जमीन के नीचे तबाही मचाते देखा, जो फॉर्मेशन के बेस को नाश कर रहा था। इमॉर्टल फॉर्मेशंस में आमतौर पर एक फॉर्मेशन बेस होता है। ये एक बिल्डिंग की नींव जैसा होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी। फॉर्मेशन बेसेस इमॉर्टल फॉर्मेशंस के लिए बेहद जरूरी होते हैं, वो नींव की भी नींव होते हैं। अगर फॉर्मेशन बेस नाश हो जाए तो फॉर्मेशन बेहद अस्थिर हो जाता है, जैसे एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी नींव बर्बाद हो चुकी हो। बेस में जरा सी भी गड़बड़ से फॉर्मेशन में एक बड़ी कमी आ जाती और वो बर्बाद भी हो सकता था। इसलिए जब गू इमॉर्टल्स इमॉर्टल फॉर्मेशंस लगाते हैं तो वो फॉर्मेशन बेस को छुपा देते हैं। कुछ फॉर्मेशन बेसेस जमीन के नीचे छुपे होते हैं, कुछ हवा में और कुछ फॉर्मेशन के सेंटर में रखे जाते हैं। टॉल पाइन ओएसिस में ये डिफेंसिव फॉर्मेशन काफी समय से था और पर्यावरण की बाधाओं के कारण इस समय के गू इमॉर्टल्स को लगा कि सिर्फ फॉर्मेशन बेस को जमीन में गहरा दफन करके हाई फॉर्मेशन हर पहलू का ध्यान रख सकती है। ये रक्षा भी कर सकती थी और रिसोर्सेस को भी पोषण दे सकती थी। लेकिन फॉर्मेशन बेस ढूंढ लिया गया है और यूएस पर हमला हो रहा है। फैंग क्लैन बहुत ही कमीना है, उनके पास एक अर्थपात इमॉर्टल गू हाउस भी था। वैन सियो ने अपने दांत पीसे। जिस चीज ने उसी और भी ठंडा कर दिया वो ये थी कि फैंग क्लैन के तरीके शक्तिशाली और अच्छी तरह से तैयार थे। ये किसका प्लान था? क्या फैंग दी चैंग डिवाइन एम्परर सिटी में फंसा हुआ नहीं है? क्या ये वो नौजवान फैंग यू हो सकता है? मुझे क्या करना चाहिए? वैन सियो पसीने से तरबतर था। उसी पहले विश्वास था क्योंकि टॉल पाइन ओएसिस का डिफेंसिव फॉर्मेशन बहुत मजबूत था। उसी विश्वास था कि वो फॉर्मेशन के सहारे वैन क्लैन के रिइंफोर्समेंट्स के आने तक टिका रह सकता है। फैंग क्लैन के पास इमॉर्टल गू हाउसेस दी तो वैन क्लैन के पास भी आम तौर पर थे। जब वैन क्लैन के इमॉर्टल गू हाउसेस पहुंचेंगे और डिफेंसिव फॉर्मेशन के साथ मिलकर काम करेंगे तो फैंग क्लैन को पीछे धकेलना मुश्किल नहीं होगा। एक बार फैंग क्लैन को पीछे धकेल दिया गया तो यह वैन क्लैन की जीत होगी, क्योंकि फैंग क्लैन की हरकत पहले हाई वेस्टर्न डेजर्ट राइचस पाथ की हदों को पार कर चुकी थी। ऐसी हार उनकी इज्जत को जरूर कम करती। वैन क्लैन मौके का फायदा उठाकर पलटवार कर सकता था, दूसरी फोर्सेस को एक सही वजह देकर इकट्ठा कर सकता था। इस समय वेस्टर्न डेजर्ट की सुपर फोर्सेस का रिएक्शन पहले से अलग होता। लेकिन क्या मैं तब तक टिक पाऊंगा? वैन सियो गंभीर था। वैन क्लैन का हेडक्वार्टर्स? क्या फैंग क्लैन ने हमारे टॉल पाइन ओएसिस पर हमला कर दिया? वैन सियो का खत मिलने के बाद वैन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर का चेहरा बुरी तरह बदल गया। वैन सियो ने खत में पूरा विवरण दिया था। स्थिति गंभीर और बेहद जरूरी थी।
टॉल पाइन ओएसिस वैन क्लैन का दूसरा सबसे बड़ा रिसोर्स पॉइंट था। यह वेस्टर्न डेजर्ट और यहां तक कि पूरे 5 रीजन्स में एक मशहूर सुपर रिसोर्स पॉइंट था, उसी खोया नहीं जा सकता था। एक बार ये बर्बाद या कब्जा हो गया तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। फैन क्लैन सच में बहुत जालिम है। ये अब मेरे वैन क्लैन के लिए एक नाजुक पाल है। वैन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के पास सिर्फ रैंक 7 कल्टिवेशन थी और कोई खास बैटल स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन उसके पास बड़ी तस्वीर को समझने की एक सहज दृष्टि थी। वो गहराई से जानता था, एक बार टॉल पाइन ओएसिस दुश्मन के हाथों में चला गया तो न सिर्फ वो अंदर के सारे रिसोर्सेज खो देंगे, बल्कि वैन क्लैन की इज्जत और प्रेस्टीज पर भी भारी असर पड़ेगा। पहले वैन क्लैन की रैली सफल नहीं हुई थी। ए फ्लैट, अगर रिसोर्स पॉइंट फैन क्लैन द्वारा बर्बाद कर दिया गया तो सबकी नजरों में वैन क्लैन वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ की सबसे कमजोर फोर्स बन जाएगा। वो मजाक का पात्र बनेंगे और सबसे कमजोर निशाने का प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसे ही ये विचार उभरा, वैन क्लैन पतन के रास्ते पर चल पड़ेगा। क्योंकि मौजूदा स्थिति में, जब चौथिक युद्ध सर पर है, लोगों के दिल बेचैन हैं। अगर चौथिक युद्ध शुरू हुआ तो हर कोई महसूस करेगा कि वैन क्लैन का फायदा उठाया जा सकता है। यह वैन क्लैन के लिए एक डरावनी स्थिति थी। इसलिए जब वैन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर को वैन सीओ की रीइंफोर्समेंट्स की रिक्वेस्ट मिली तो उसने तुरंत कार्रवाई की। वो खुद वाइंडिंग लाइट प्लेटफॉर्म के साथ निकला। हेडक्वार्टर्स की रक्षा के लिए सिर्फ एक रैंक 6 गू इमॉर्टल और एक रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस छोड़ा गया। रास्ते में वैन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने सभी वैन क्लैन गू इमॉर्टल्स को मैसेज किया। वैन क्लैन के इमॉर्टल्स हैरान और गुस्से में थे। पेरिफेरल इलाके शांत हैं और कोई गड़बड़ नहीं है। जवाब मिलने के बाद वैन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर की भौहें सिकुड़ गईं। कुछ तेज सोच विचार के बाद उसने अपने दांत भींचे और एक आदेश भेजा। थोड़ी देर बाद वैन हाउ ग्वांग को यह आदेश मिला, जुई किंग, इस जगह की रक्षा करो। अगर फैंग क्लैन हमला करता है तो तुम्हें तुरंत पीछे हटना होगा। मुझे वैन सीओ की मदद के लिए विंड फॉल्कन डेजर्ट जल्दी पहुंचना है। वैन हाउ ग्वांग तुरंत निकल पड़ा। उसका और वैन सीओ का रिश्ता। उस जमाने में 3 वैन क्लैन इमॉर्टल्स ने फैंग युआन से लड़ाई की थी और वैन सीओ ने अपनी जान जोखिम में डालकर वैन हाउ ग्वांग को बचाया था। ए फ्लैट, वैन हाउ ग्वांग भी उसी हद तक जा सकता था। लेकिन वैन जुई किंग ने वैन हाउ ग्वांग का हाथ पकड़ लिया। लॉर्ड, आपका अभी जाना बहुत खतरनाक है। हमारे पास साफ जानकारी नहीं है कि फैंग क्लैन के असली इंतजाम क्या हैं। अगर उनका दुश्मन के किले को घेरने का प्लान रीइंफोर्समेंट्स पर हमला करने के लिए है, तो क्या आप सीधे जाल में नहीं कूद रहे होंगे? मेरा एक सुझाव है। फिलहाल फैंग क्लैन हमारे वैन क्लैन के इलाके के अंदर घुस आया है। अगर हम सिर्फ बचाव करेंगे तो हम सिर्फ मार खाएंगे और फैंग क्लैन की साजिश में फंस जाएंगे। हम क्यों ना हमला करें और फैंग क्लैन के रिसोर्स पॉइंट्स पर हमला कर दे। हमें हमले के बदले हमला करना चाहिए। वैन हाउ ग्वांग की ईटी चमक उठी। उसने वैन जुई किंग को देखा और उसके कंधे पर थपथपाया। गुड लैड, तुमने तरक्की की है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने इस बारे में नहीं सोचा होगा? वैन हाउ ग्वांग ने अपना सर हिलाया। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने हम जैसे एक्सपर्ट्स को रीइंफोर्समेंट के लिए जाने को इसलिए कहा क्योंकि उन्हें फैंग क्लैन की फोर्सेस को पीछे धकेलने का भरोसा नहीं है। फैंग क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर फैंग गोंग एक रैंक 8 एक्सपर्ट हैं, जबकि हमने उन्हें लड़ाई की शुरुआत से नहीं देखा है। वो बहुत ज्यादा संभावना है कि चिकन डॉग कूप के अंदर हों। तुम्हारे प्लान के अनुसार भले ही हम फैंग क्लैन के रिसोर्स पॉइंट्स पर हमला कर दें, एक बार हमने टॉल पाइन ओएसिस खो दिया तो हमारे वैन क्लैन को फिर भी भारी नुकसान होगा। फैंग क्लैन के वो सारे पेरिफेरल रिसोर्स पॉइंट्स मिलकर भी हमारे टॉल पाइन ओएसिस का मुकाबला नहीं कर सकते। वैन जुई किंग का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने हकीकत की कड़वाहट को गहराई से महसूस किया। भले ही वो फैंग क्लैन के असली इंतजामों से अनजान था, वैन हाउ ग्वांग को उनकी मदद के लिए जाना ही था, भले ही उसी अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टॉल पाइन ओएसिस खून का जोखिम नहीं उठा सकते थे। बूम! फॉर्मेशन का बेस नाश्त हो गया। इमॉर्टल फॉर्मेशन में एक बड़ी दरार बन गई जहां से चिकन डॉग कूप अंदर घुस आया। वैन सीओ गुस्से में था, लेकिन वो सिर्फ दांत भींचे हुए डैमेज हुए फॉर्मेशन को बनाए रख सकता था। अपने घर पर हमला होने से विंड फैल्कन्स भड़क गए। वो चीखते हुए चिकन डॉग कूप पर हमला करने लगे, फैंग क्लैन द्वारा भेजे गए मुर्गों और कुत्तों के खिलाफ। जानवरों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। खून हर तरफ छिड़क रहा था। मुर्गे बांग रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे और बाज चीख रहे थे। उन्होंने एक ऐसा मिश्रण बनाया जो युद्ध के मैदान में गूंज रहा था। एक इमेमोरियल विंड फॉल्कन ने अपने पंजों से चिकन डॉग कूप की छत फाड़ दी।
अंदर के फैंग क्लैन गू इमोर्टल्स पहले से हाई तैयार द उन्होंने उसी व्यवस्थित और शांत तरीके से रिपेयर किया। फैंग दी चैंग जोर से हंसा, क्या शानदार इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट है, अंदर आ जा। अगले हाईपैल चिकन डॉग कूप से एक रोशनी की किरण निकली। किरण ने इमेमोरियल विंड फॉल्कन को घेर लिया और उसी अंदर खींच लिया। इमेमोरियल विंड फॉल्कन ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन उसका शरीर छोटा होता गया और उसका विरोध कमजोर पड़ता गया, जब तक कि आखिर में वो चिकन डॉग कूप द्वारा अब्जॉर्ब नहीं कर लिया गया। क्या यह इमोर्टल गू हाउस इमेमोरियल विंड फॉल्कन को दबा सकता है? वैन सियो का दिल कांप उठा। चिकन डॉग कूप एक एंस्लेवमेंट पाथ इमोर्टल गू हाउस था जो सिर्फ मुर्गों और कुत्तों को गुलाम बना सकता था, लेकिन कौन सोच सकता था कि उसी अब एक नई काबिलियत मिल गई है। बहुत हुआ फैंग क्लैन, तुम इसके लिए एक दिन कीमत चुकाओगे। मेन वैनसियो, इसकी कसम खाता हूं। वैनसियो अपने दिमाग में गरजा, अनविंड फैल्कन्स को घूरते हुए जो चिकन डॉग कूप द्वारा दबाए जा रहे थे। खुशकिस्मती से ये स्थिति ज्यादा देर तक नहीं चली। वैन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर यूएफयूक्यू पर वैन क्लैन के इमोर्टल गू हाउस के साथ प्रकट हुए। वैनसियो ने तुरंत राहत महसूस की। वाइंडिंग लाइट प्लेटफॉर्म। फैंग दी चांग ने यह देखते ही बड़बड़ाया। यह वाइंडिंग लाइट प्लेटफॉर्म एक रैंक 7 लाइट पाथ इमोर्टल गू हाउस था। यह हल्के सफेद रंग का था जिसके 8 कोने और 8 पहलू थे। ऊंचे प्लेटफॉर्म पर वैन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर सीधे खड़े द उनका चेहरा गुस्से से लाल था और उनकी निगाहें चिकन डॉग कूप पर टिकी हुई थी। दोनों तरफ अभी भी कुछ किलोमीटर की दूरी थी जब वाइंडिंग लाइट प्लेटफॉर्म ने अचानक 4 रोशनी की किरणें छोड़ी। किरणें असल में हवा में मुड़ गईं, उन्होंने चतुराई से अलग अलग दिशाओं से चिकन डॉग कूप पर हमला किया। फैंग दी चांग के कंट्रोल में चिकन डॉग कूप ने डिफेंसिव किलर मूव्स एक्टिवेट किए और चारों किरणों को ब्लॉक कर दिया। इतनी सी देर में वाइंडिंग लाइट प्लेटफॉर्म चिकन डॉग कूप के सामने आ पहुंचा था। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ वैन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने असल में वाइंडिंग लाइट प्लेटफॉर्म को चिकन डॉग कूप से टकरा दिया। दोनों इमोर्टल गू हाउसेस टकराए और फिर एक दूसरे से दूर हो गए। बड़ी संख्या में मोर्टल गू टुकड़ों में टूटकर हवा में बिखर गए। ही वैन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, तुम्हारा गुस्सा तो काफी तेज है। फैंग दी चांग की आवाज युद्ध के मैदान में गूंजी। वैन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर और वैनसियो के चेहरे बदल गए। फैंग दी चांग, तुम तो एम्परर सिटी में फंसे नहीं थे, नहीं, डिवाइन एम्परर सिटी के अंदर? फैंग दी चांग की पलकें झपकी और उसकी आवाज भारी हो गई। ये जरूरी बात नहीं है। वैन क्लैन, मेन फैंग क्लैन की तरफ से तुम्हें सबक सिखाने आया हूं। ये मत सोचना कि कोई भी एरी गैरी फोर्स मेरे फैंग क्लैन से पंगा ले सकती है। बिना शर्म के बोल रहे हो। वैन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने गुस्से से चिल्लाया। तुरंत बाद वाइंडिंग लाइट प्लेटफॉर्म ने अपना किलर मूव फिर से एक्टिवेट किया। रोशनी की दर्जनों किरणें युद्ध के मैदान में फैल गईं। चिकन डॉग कूप को बार बार पीछे हटना पड़ा। उसके एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स को गंभीर नुकसान हुआ। यहां तक कि जमीन के नीचे गहराई में जो अर्थ पाथ इमोर्टल गू हाउस था, वो भी रोशनी से टकराया। वो लगभग नाश हो चुका था। फैंग क्लैन जमीन के नीचे से घुसा और हमारे इलाके में गहराई तक आ गया। इसकी बहुत ज्यादा संभावना इस अर्थ पाथ इमोर्टल गू हाउस की काबिलियत के कारण है। लेकिन ये इमोर्टल गू हाउस कमजोर लगता है, या कम से कम इसका डिफेंसिव पहलू अच्छा नहीं है। वैन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर का मनोबल तुरंत बढ़ गया। चैप्टर एंड।